आपको जैसे पहले दी थी वैसे एक फाइल में आपको प्रोवाइड करूंगा कस्टमर सेगमेंटेशन के ऊपर, बट अभी एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ओपिनियन लेना चाहूंगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप किसी कस्टमर के ऊपर ध्यान रखते हो तो कस्टमर बिहेवियर आपको देखना है, या कस्टमर सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो, आपको क्या मतलब जनरल लेवल पे आपके दिमाग में क्या आता है? सर उसका इंटरेस्ट एक एक करके। यस चित्रा आप बताओ, फिर पारस में आपको लेता हूँ। हाँ जी चित्रा बताओ। सर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है ओके और बजट कितना है। ओके, so my simple question is that why customer segmentation is important for the market or for the business? सिंपली अगर हम बात करें तो पारस। Sir, to understand the customer behavior or to see what type of like what customers are buying, like what type of products they are buying and what ओके they are into. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट चित्रा, आपके अकॉर्डिंग? It actually helps like to understand the business. थोड़ा सा एलाबोरेट करो इसी पार्ट को। तो जैसे पारस ने बोला कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करता है और उसका बजट करके तो बिजनेस करने में इजी रहता है। कस्टमर सेगमेंटेशन इम्पोर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दो टाइप के कस्टमर्स हैं आपके पास, एक जो परचेजिंग करते हैं, एक जो जाके घूम के वापस आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एमबीए वाला पार्ट में आपको से डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा मार्केटिंग फॉर्मेट है। मेरा एक मार्ट है और मार्ट में मेरे पास दो टाइप के कस्टमर्स आते हैं। एक सॉरी तीन टाइप के कस्टमर है। एक रेगुलर शॉपिंग करते हैं, मतलब उसको हर 15 दिन में कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है, 15 दिन में वो सामान लेता है। ठीक है, और एक पर्सन मेरे पास वो है जिस जो मेरे शॉप में आता है, एक दो सामान परचेज किया और फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद आता है। ठीक है, और एक कस्टमर है जो वो बोलते हैं ना विंडो शॉपिंग वाले पर्सन, कि मार्ट के अंदर गए, देखा, घूमा, सामान चेक किया, देखा, पसंद किया, लेकिन परचेसिंग कुछ नहीं करी। तो इनको क्या क्या सेगमेंट्स आप इसके बनाओगे, मतलब किस टाइप के उस फॉर्मेट में रखोगे, मतलब इससे आपको क्या पता चलेगा? सर फर्स्ट वाले तो रेगुलर कस्टमर्स हो गए जो हाँ रेगुलरली शॉपिंग कर रहे हैं। करेक्ट। सेकंड वाले वंस नहीं क्या कहेंगे उसको, टर्म याद नहीं। हाँ, वंस इन ए मंथ और वंस इन 2 months। ठीक है और थर्ड वाले हो गए हु जस्ट कम टू रोम अराउंड एंड सी द थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली हम एक नॉर्मल बेस पे समझते हैं। ठीक है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में एक बहुत सिंपल सी चीज बोली जाती है। कस्टमर सेगमेंटेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मार्केटिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज नहीं करते, ना ही हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजों के लिए हम लोग इसको बेसिकली यूज करते हैं। हम थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका साइज बढ़ा पहले सेट कर देते हैं 18 पे। ओके, विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सो कस्टमर सेगमेंटेशन अगर कोई बोलता है, कभी भी आप इंटरव्यू में बैठते हो, सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर सेगमेंटेशन? सो यू कैन से कि इट जस्ट नॉट फॉर यूज फॉर द मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट टीम्स। ठीक है, मतलब मैं कस्टमर सेगमेंटेशन या कस्टमर का बिहेवियर आइडेंटिफाई करके, जैसे आपने बोला कस्टमर बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द कस्टमर सेगमेंटेशन। बट हम सिर्फ और सिर्फ उससे अपने बिजनेस में ग्रोथ, मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा नहीं, प्रोडक्ट टीम को नहीं दे सकते कि प्रोडक्ट में भी इंप्रूवमेंट आती है उससे। ठीक है, तो दो चीजों पे लोग अक्सर फोकस करते हैं जब इसके बारे में बता रहे होते हैं कि कस्टमर सेगमेंट इट जस्ट फॉर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट टीम्स। ठीक है, जिससे आपका कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस आप अगर कर रहे हो तो उससे मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी बना सकता हूँ।
मतलब उसको पिच करने के लिए जो वंस इन अ मंथ आ रहा है वो परचेसिंग रेगुलर कर ले, रेगुलर वाला जो है वो मेरे इधर से और ज्यादा सामान परचेस करने लगे, या फिर मैं जो विंडो शॉपिंग करने आ रहा हूँ उसको भी मैं परचेसिंग पे ला सकूँ। तो इसमें तो वर्कआउट करेगा ही करेगा, मार्केटिंग अब अच्छी करोगे। दूसरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पता चलता है, जैसे कि आपने बोला कि प्रोडक्ट कौन सा परचेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो सभी लोग परचेस कर रहे हैं, बट उसमें एक पार्ट और आ जाता है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का, कि भाई वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट यूजेस में वो फीडबैक भी देता है ना। आज संतूर का सोप खरीद रहे हैं, कल को उसे लगा बारिश आ गई मैं डेटॉल खरीदना स्टार्ट कर देता। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग, उसका थिंकिंग लेवल चेंज होता है। आप ऐसे कस्टमर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक कस्टमर है जो ठंडकों में ऐसी चीजें, ऐसा सोप परचेस करता है नॉर्मल से फ्रेग्रेंस वाले, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो वो डिटॉल वाले उस पर आ जाता है, अपने आप को सेफ मोड में लेने लगता है कि हाँ मुझे उससे बचना है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। सो कस्टमर सेगमेंटेशन इज नॉट ओनली फॉर द मार्केट और प्रोडक्ट पर्पस, it is also personalize the support experience। मतलब एक तरीके से कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उसको जो हम सपोर्ट दे रहे हैं अपनी कंपनी की साइड से उसका एक्सपीरियंस कैसा है, सपोर्ट एक्सपीरियंस हम बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अगर जैसे मैं एक बात करूं, आई एम द कस्टमर ऑफ टीवीएस। ठीक है, मैंने एक स्कूटर परचेस किया टीवीएस से एंड मेरे स्कूटर में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, तो मैंने क्या करा, मैं पहले गया किसके पास, सर्विस सेंटर पर, मैंने प्रॉब्लम दिखाई पर मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा क्या हो गया, बैड। फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर गया दूसरे उसके पास गया, किसके पास, सर्विस सेंटर के पास, वहां पर भी मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब कस्टमर सपोर्ट पर्सनलाइज सपोर्ट एक्सपीरियंस कहाँ आता है, क्योंकि मेरे को वहां से डेटा आगे नहीं जा रहा था कंपनी, मैंने कंपनी को कॉल किया, कंपनी ने मेरे लिए सारी चीजें अरेंज करी, अरेंज करने के बाद उसने मेरे को स्कूटर पूरा वन टाइम में एकदम ब्रांड न्यू करके दिया, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ में ज्यादा अच्छा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, सपोर्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। ठीक है, सो कस्टमर सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, कि आपसे कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं हमारे पास इसके अंदर, हम लोग दो चीजों पर ज्यादातर फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब ऐसा भी होता है ना, एक जो विंडो शॉपिंग करने आ रहा है, भाई विंडो शॉपिंग तो वो कर रहा है लेकिन परचेज क्यों नहीं कर रहा, ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा हो, पहला पॉइंट। दूसरा हो सकता है उसका एक्सपीरियंस हमारे सेल्स टीम के साथ में ज्यादा अच्छा ना रहा हो। तीसरा हो सकता है उसको प्राइस ज्यादा हाई लग रहा हो। तो ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक मैं थ्योरी पढ़ रहा था, मतलब एक मैं जस्ट एक नॉर्मल चीज पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक जारा का पॉइंट पढ़ा और H&M का वो पढ़ा था कंपैरिजन। तो जारा का सेल्स हर 15 दिन में वो अपना सामान सेल कर देता पूरा। ठीक है, मतलब उसकी साइकिल है, हर 15 से 16 दिन में वो अपना सामान बेच के भाग लेता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर H&M वाला है जिसको सेल करने में पूरा महीना लगता है अपने प्रोडक्ट को, मतलब कोई प्रोडक्ट लेके आया तो उसको पूरा, उसको अपने मटेरियल पर सेल करने के लिए ना पूरा महीना स्पेंड करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंसेस अलग अलग थे, दोनों का कस्टमर सेटिस्फेक्शन का फॉर्मेट अलग अलग था, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का गेम था और कुछ नहीं था। उसी के बेसिस पे उसने पूरा का पूरा सिस्टम घुमाया, किसने, जारा ने। ठीक है, जारा और H&M में इन दो चीजों का फर्क था। जारा ने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पकड़ी, ठीक है, और उसका सेटिस्फेक्शन पकड़ा और उसने सामान बेच दिया 15 दिन में। जारा क्या करता है, मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ। जारा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रांड नहीं होते हैं, वो क्या करता है, किसी भी एक डिजाइनर चीज पकड़ी और उसको लेके आया और बेच दिया, हर 15 दिन में नया मटेरियल लेके आता है। तो लोग ऐसी जगह पे, ऐसे लोगों की फॉर्मेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि डेली हमें कुछ नया मिल जाए। ठीक है, दिस इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर उसको नया मिल रहा है तो वो सेटिस्फाइड भी रहेगा उन सब चीजों में, क्लोथ क्वालिटी और दोनों चीजों पे उसने वर्कआउट किया। वहीं पर सेटिस्फेक्शन उसके H&M के पास था, लेकिन कस्टमर एक्सपेक्टेशन H&M ने प्रॉपर तरीके से उसको ग्रैप नहीं करा।
वो हर 30 दिन में एक नया मटेरियल लेके आ रहा था, तो दोनों के कस्टमर्स फॉर्मेट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर सेगमेंटेशन अगर आप समझ गए एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जूडियो जैसे जो जूडियो जैसे जो आपके मार्ट्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं, शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, वो आप ऐसे मटेरियल जो है वो बहुत सारे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में हम एक सिंपल सी चीज बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस, मैं आके बता दूंगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कस्टमर टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर्ड रेट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो आप अभी तक डेफिनेशन दे रहे थे वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोली है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, तो मीनिंगफुल फॉर्मेट पे हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं एंड डिफरेंशिएट करके उसको सेगमेंटाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेगमेंटेशन वी कैन डिसाइड द टीम गोल्स। हम प्रोडक्ट गोल्स, मार्केटिंग गोल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा काम करती है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। इसके पीछे आपको भी थोड़ा सा वर्कआउट करके देखना। द फर्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंटेशन, और दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या हो गया जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट वन इज व्हाट, कस्टमर सेगमेंटेशन। अब दोनों में कोई डिफरेंसेस आपको समझ में आते हैं? एनी आइडिया? ठीक है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या करता है, they are always focused on what, new customers, okay, so, and develop new markets, ठीक है। अब मार्केट में कोचिंग क्लासेस बहुत सारी हैं, ठीक है, और बहुत लोग सेम चीज डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी चीज की, फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला भी सेम चीज आपको डिलीवर कर रहा है, मतलब 11th 12th फिजिक्स वाला भी दे रहा है, पंचल क्लासेस भी 11th 12th दे रहा है, एलन भी 11th 12th दे रहा है। तो विच वन इज बेटर, क्या है, क्या फॉर्मेट है, क्या चीज ऐसा कुछ है जो इनके इधर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो जब वो मार्केट करने उतरते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, न्यू कस्टमर एंड डेवलप न्यू मार्केट्स। सो ये कुछ ना कुछ अपने इधर प्रोडक्ट में यूएसपी लेके आते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट बाकी सबसे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। चीज सेम है ना, चीज तो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें फोन यूज करना, फोन तो एप्पल का फोन भी फोन ही है, और अगर सैमसंग के फोन की बात करें, सैमसंग का फोन भी फोन ही है। कुछ अलग है, यस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, कुछ ऐसे यूएसपी हैं जो हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो कस्टमर सेगमेंटेशन से ही हमें पता चलता है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। बट मार्केट सेगमेंटेशन की अगर कोई बात करता है कि भाई अगर आप कस्टमर सेगमेंटेशन पे वर्कआउट करते थे, तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट यू अंडरस्टैंड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। तो दिस इज द की पॉइंट कि मार्केट सेगमेंटेशन पे वी ऑलवेज लुक इनटू द न्यू कस्टमर्स, वी ऑलवेज गेन द न्यू कस्टमर्स एंड डेवलप अ न्यू मार्केट्स, ठीक है। एंड कस्टमर सेगमेंटेशन क्या कहता है, दे आर वर्किंग ऑन व्हाट, एग्जिस्टिंग, क्या बोलते हैं उसको, बायर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग बायर्स, मतलब ऐसे कस्टमर जो ऑलरेडी मेरे हैं, उनके लिए मैं कस्टमर सेगमेंटेशन रन करता हूं, ताकि उनका डेटा यूज करके मैं मार्केट सेगमेंटेशन तैयार कर सकता हूं, और दूसरा न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सकता हूं बाय यूजिंग दी कस्टमर सेगमेंटेशन। तो कस्टमर सेगमेंटेशन इनडायरेक्टली इसमें हेल्प आउट करता है, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बट ये आपको डेटा देता है, एग्जिस्टिंग बायर के बेसिस पे वी कैन कलेक्ट कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। तो ये मतलब आप रिज्यूमे में लिख सकते हो, वी आर डेवलपिंग अ डैशबोर्ड, वी कैन अंडरस्टैंड बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आप अपने
रिज्यूमे में जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होगे तब आप ये पॉइंट्स उसको बता सकते हो इंटरव्यू कि भाई ये चीजें हैं, ये हमने देखी थी। रिलेवेंट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रेलेवेंट सॉल्यूशन हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, स्पेलिंग चेंज हो रही, अच्छा ठीक है, रेलेवेंट सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज फास्टर सपोर्ट, जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतना बेटर है, ठीक है। थर्ड वन इज मार्केट 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 बूस्ट कर सकते हो, या हम उसको बोलेंगे बूस्ट मार्केटिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, ठीक है। इंक्रीज एंगेजमेंट, समझ गए। इंक्रीज एंगेजमेंट क्या हो गया, मैं उसको ज्यादा बिजी रख सकता हूँ या उसको ज्यादा टाइम स्पेंड कराऊंगा। आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नया मटेरियल या कुछ नई चीजें लेके आ सकता हूँ अगर मुझे कस्टमर सेगमेंटेशन से उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई तो, ठीक है। और कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे को समझ में है दीज आर द पार्ट्स। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स बेसिकली। सो जैसे मैं मार्केट कर रहा हूँ या कोई चीज आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरा कोई सपोज स्कूल के पास में मैंने एक शॉप, फोटोकॉपी की शॉप ओपन कर दी, तो मैं फोटोकॉपी करता था बस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, यार स्कूल के बच्चे हैं, पेंसिल रबड़ भी परचेज करेंगे, छोटे बच्चों को देख के रखा। फिर मैंने देखा स्कूल में ना 11-12 के एडमिशन भी हो रहे हैं, तो मैंने पेन, पैड, एग्जामिनेशन पर्पज से मटेरियल, ये सारी चीजें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, identify the new opportunities. You can understand your customer. Once you understand your customer, you can increase your products. So आप मार्केट इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हर जगह काम में आता है, चाहे आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज मिड स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो। अगर मैं बात करूं किसी भी एमएनसी कंपनीज की या किसी भी चीज की, ये हर जगह काम में आता है, हर एक पॉइंट पे सब लोग इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसका इतना ज्यादा वैल्यू होता है इस पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशन पर भी हम लोग बात करेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, इसके अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पॉइंट। अब जैसे मैंने आपको डेटा दिया, ठीक है, अब उस डेटा में आपने बहुत सारी चीजें निकाली। मैंने एक सेल्स वाले डेटा में एक डेटा पे फोकस करवाया था, मैंने कि इसका पिन कोड रख लो। और मैंने पिन कोड क्यों रखवाया था, क्योंकि कस्टमर सेगमेंटेशन के पर्पस में मैंने उसका पिन कोड रखवाया, क्योंकि मेरे को ये पता चल जाए कि मेरा कस्टमर बेसिकली देखता क्या है, कौन सी जगह का कस्टमर क्या देखता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन अगर आप किसी भी डेटा को डिवाइड करोगे या सेगमेंट में पार्ट में लेके आओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, डेमोग्राफिक। सो डेमोग्राफिक फॉर्मेट क्या हो गया, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, यस, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज लोकेशन बेसिकली, बेस्ड। ना 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 लोकेशन नहीं, वो जियोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक नहीं होता, वो जियोग्राफिक होगा। नेक्स्ट जो आप लोकेशन बेस्ड बोल रहे हो, दैट वन इज व्हाट, जियोग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक में अक्सर लोग बिल्कुल इसी तरीके से कंफ्यूज हो जो आपने आंसर दिया, दैट वन इज व्हाट, जेंडर। मैं कस्टमर के बेसिस पे बात करूं, जेंडर हो गया, उसका एज ग्रुप हो गया, उसका इनकम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका सेकंड वर्ड मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये डेमोग्राफिक फॉर्मेट पे आ जाती है, एक्सेट्रा। तो बेसिकली कई बार आपने देखा होगा, एक काम करना,
कॉलेज की ड्रेस में, अगर दिल्ली वगैरह में हो आप लोग, तो कॉलेज ड्रेस में मेट्रो स्टेशन पे निकलना। और रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले खड़े होते हैं ना, उनके पास से निकलना, वो छिड़े बोलेंगे नहीं, आपको छिड़ेंगे नहीं कि सर कार्ड बनवा लो, ठीक है। तो वही आप है ना प्रॉपर फॉर्मल्स में लैपटॉप बैग लेके वहां से निकलना, वो आपको डेफिनेटली हिट करने आएंगे कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। So that is called what? Demographic. It's completely depends on you and your look and your age. एक 60 ईयर का पर्सन वहां से सेम फॉर्मेट में निकल रहा है, उससे वो जाके नहीं बोलेंगे कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती, ठीक है। लेकिन एक हमने एक चीज देखा, एक यंग सा बंदा 20-25 एज का बंदा जा रहा है, डेफिनेटली ये लेगा अपने आपको कुछ चीजें परचेस करने के लिए, वो क्रेडिट कार्ड ले सकता है, तो उसको अप्रोच करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट फर्स्ट सेगमेंटेशन इज व्हाट डेमोग्राफिक। हमें कस्टमर के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड हमने कस्टमर सेगमेंटेशन में दूसरा फॉर्मेट कहता है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक में क्या क्या चीजें आती हैं? तो फर्स्ट वन इज लोकेशन, ठीक है, लोकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है जब भी आप डेटा देख रहे हो, इन सब चीजों पे देखो। सेकेंड वन इज लैंग्वेज, दैट वन इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मैं कस्टमर बंगलोर में हिट मार रहा हूँ, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंग्लिश में ज्यादा बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, कन्नड़ के पर्सन मेरे पास ज्यादा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ठीक है, ये भी आपका मेथड वेरी करता है। थर्ड वन इज क्लाइमेट, हर जगह मैं कुछ भी नहीं बेच सकता, ठीक है। फोर्थ वन इज वर्क प्लेस, ओके, वर्क प्लेस। व्हाई आई एम चूजिंग वर्क प्लेस, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक जिम है, हाइपर या हाइप, सॉरी हाइप नाम है, हाइप की डायरेक्ट मेंबरशिप लोगे, वो क्या देते हैं? 12,000 रुपए महीना। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, 12,000 रुपीज, सॉरी 12,000 रुपीज फॉर पर ईयर, मंथली बोला पर ईयर चार्जेस होते हैं हाइप के, सीरीज है इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन एक कॉर्पोरेट के अंदर आप जाओगे, ये हाइप वाले कॉर्पोरेट के अंदर खड़े होते हैं कंपनीज के पास में, उनके कैंपसेस के अंदर, कैंपसेस के अंदर ये कंपनी वालों को कितने में दे रहे होते हैं? 6,000 रुपए में 50% ऑफ, बिकॉज उनको पता है कि हाईएस्ट कस्टमर्स हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल सकता है। वॉक इन इतने नहीं होंगे जितने उनके पास वहां से कस्टमर उनको मिल जाएंगे, है ना। थर्ड वन इज व्हाट? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या होता है? दो चीजें हम लोग इस पे फोकस करते हैं। इसके अंदर क्या चीजों पे फोकस करोगे? आपके अकॉर्डिंग क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए मुझे? तो पहला बाइंग पैटर्न, मेरे को कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। एक कस्टमर होता है जो वन टाइम में चीज परचेज कर लेता है, एक कस्टमर होता है जो ईएमआई पे परचेज करता है, एक कस्टमर होता है जो आज एक प्रोडक्ट देख के गया, उसको 2 साल बाद परचेज करने करेगा जरूर। तो ये 3 टाइप के बाइंग पैटर्न होते हैं कि ये कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है, ओके। और दूसरा, आपके प्रोडक्ट का सर्विस भी पता चलता है, प्रोडक्ट सर्विस द बेस्ट ऑप्शन। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में बेचना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर्विस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज वैल्यू बेस्ड। तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो जब कस्टमर सेगमेंटेशन वाले पार्ट पे बात हो रही है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन पे बात हो रही है, यू कैन इंक्लूड दैट पर्टिकुलर पार्ट। आप उसको इंक्लूड करके सामने वाले को समझा सकते हो, भाई कस्टमर सेगमेंटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये तो एक एवरग्रीन वाला पार्ट हो गया आपके लिए कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन, वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या हो गया यार? मेरा वो लाइफ टाइम मेंबर है या मेंबर्स, मेंबर वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेंबरशिप कार्ड है उसके पास। रिलायंस में जाते हो या कहीं भी आप जाते हो, रिलायंस में जाओगे या मैं बात करूँ, एक डेरिका करके मार्ट है, ठीक है, एक और मार्ट फॉर्मेट चलता है डेरिका। तो डेरिका क्या करता है? डेरिका नॉर्मली एक सामान
200 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को आप फर्स्ट टाइम लेने आएगा 200 रुपीज का देगा, वो आपको ऑफर देगा कि आप है ना 1200 रुपए में 1200 रुपए की परचेस करो, मैं आपको एक मेंबरशिप कार्ड बना के दूंगा फॉर द 3 मंथ्स वैलिडिटी। तो 3 महीने में आप दोबारा परचेसिंग करते हो, जो भी आपका बिल आएगा उस पर मैं 20% लेस कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। तो जितने मेंबर्स होंगे उनके बेसिस पे मैं समझ गया कि ये चीजें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। और ये स्मॉल स्केल बिजनेस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, लार्ज स्केल बिजनेस पे नहीं होता, स्मॉल स्केल में भी होता है। लार्ज स्केल में लाइक आपका जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या करता है, आपको रिलायंस पॉइंट देता है, फ्यूचर पॉइंट देता है आपके कि आप आगे जाकर उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कभी नहीं पता हो रिलायंस से अगर शॉपिंग करते हो, आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हो तो उस पर भी वो पॉइंट्स देता है कुछ ना कुछ। तो आपका नंबर रिलायंस के उस पर स्टोर पे नंबर होता है, यू कैन सर्च आउट इट रिलायंस ट्रेंड्स पे, ठीक है। रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस का किसी भी प्रोडक्ट पे आप कहीं भी उसको रिडीम कर सकते हो। नीड्स बेस्ड सेगमेंटेशन, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें इंप्रूव्ड होती हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज योर सर्विस। दो चीजें आप इंप्रूव करते हो। अगर नीड बेस्ड सेगमेंटेशन आप किसी के उसमें डैशबोर्ड में बना के दे रहे हो तो उसको ये बता सकते हो कि भाई हम इसमें कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस नीड पे हम लोग एक चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसको किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा इंप्रूव करना है, या प्रोडक्ट के बेसिस पे उसका फीडबैक क्या है, और सर्विसेज कैसी है। तो इन दोनों चीजों पे उसके एक्सपेक्टेशंस निकालना, उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 3 और बचे हैं। सेकेंड वन इज टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन। टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन आपको बताता है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक सिंपल सी चीज रखते हैं, लाइक जैसे आपके फोन्स वगैरह आप यूज करते हो, या कोई क्लाउड सर्विस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप फोन सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो उन सब से रिलेटेड उसके अंदर आता है। तो आपको प्रोडक्ट और मार्केट, किस कंपनी के लिए आप जा रहे हो, यू नोट दी अंडरस्टैंड दी कंपनी एरियाज। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी आपके सामने सर्च करके बताता हूँ। एक कंपनी है मार्केट के अंदर, मतलब यूएस में काम करते हैं, यहाँ पे काम नहीं करती, शायद पारस आपको पता होगा इसके बारे में, वेबएमडी, ये एक एप्लीकेशन चलता है पूरे यूएस के अंदर, ठीक है। तो इनका एक अलग प्रोडक्ट फॉर्मेट है, ये इंडिया में भी काम करते हैं, तो इनका एक अलग प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है, मतलब ये ड्रग सप्लीमेंट्स वगैरह और सिम्टम चेकर, फाइंड अ डॉक्टर, ये अलग अलग फॉर्मेट्स पे वर्कआउट करते हैं, अलग अलग इनका बिजनेस अलग है, तो इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर अ फॉर्मेट अलग है। ये टेक्नोलॉजी बेस पे आप इसको ले सकते हो कि इनके पास एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी बेस पे क्या पॉइंट हुआ, इनका मोबाइल एप्लीकेशन, वो हमारे लिए टेक्नोग्राफिक आपका सेगमेंटेशन हो सकता है। ये एक होता है डॉक्टर पता करना है, दोस्तों को कॉल किया, चालो कॉल किया, इंडिया में तो अलग ही ऐसे ही पता करते हैं हम लोग, चालो कॉल किया, पता किया भाई ये डॉक्टर अच्छा, उसके पास जाना है। बट एक प्रॉब्लम आती है जो इनके ऐप में मुझे बहुत अच्छा लगा था, टेक्नोग्राफिक बेस पे अगर मैं बात करूं, इनके ऐप में एक सर्विस बहुत अच्छी थी, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन पुट योर सिम्टम्स इन दिस, और उनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे को किस टाइप के डॉक्टर, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सिम्टम्स के बेसिस पे। तो ये टेक्नोग्राफिक फॉर्मेट हो जाता है कि आप क्या मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हो, तो यूजर किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। सातवां पॉइंट आता है, सेवेंथ पॉइंट इज व्हाट, साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में हम कस्टमर में किस चीज पर फोकस करते हैं, एक पर्सनालिटीज, ठीक है, ओपिनियन, ठीक है, सेकेंड वन इज वैल्यूज, थर्ड वन इज लाइफ स्टाइल, ये बहुत मैटर करता है, लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड्स, होता है ना एटीट्यूड्स, आप परचेस करने के कुछ गए, आपका देखा ये परचेस करेगा कि नहीं करेगा, तो वो आपको उकसा देता है, आपकी तो दम ही नहीं ले नहीं सकते,
तो आप परचेस कर लेते हो, ऐसे कैसे नहीं ले सकते? तो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड फॉर्मेट्स। आप साइकोग्राफिक फॉर्मेट्स पे भी लोग खेलते हैं। तो आप जब लोकल मार्केट में जाओगे, इफ यू आर परचेसिंग और मार्केट करोगे ना आप किसी लोकल मार्केट में, तो आपको पता चलेगा ये एटीट्यूड फॉर्मेट पे भी लोग उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल बेसिस पे वो प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे। आपसे बात करते में दिया कि आइडेंटिफाई की वैल्यूज कितनी बतानी चाहिए। तो वैल्यूज में मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। जैसे कई बार होता है हम लोकल मार्केट में जीन्स वगैरह परचेस करने जाओ कभी किसी भी लोकल मार्केट में, वो जीन्स होगा 200 300 400 रुपए वाला। और सरोजनी मार्केट की बात कर लेते हैं अपने दिल्ली की। तो दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो सरोजनी मार्केट में जाओगे तो प्रोडक्ट कितने का होता है? 500 1200 1500 रुपए का। दे कितने में देते? 300 200 रुपए में दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओपिनियन, पर्सनालिटी, वैल्यूज। ठीक है, एंड एटीट्यूड। एंड द नेक्स्ट वन, अगर उनको आपका लास्ट पार्ट पता चल गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो आप उसे रेट भी कम नहीं करा सकते। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरेस्ट। वंस यू फिक्स ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो समझ लेंगे ये प्रोडक्ट तो आप लेके जाओगे और ये प्रोडक्ट पूरी मार्केट में कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज आपको फंसा दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। तो ये 7वां पॉइंट था। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? ये तो सब जगह वर्कआउट करता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लाइफ साइकिल स्टेज। कस्टमर का लाइफ साइकिल कैसे होता है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक मैंने फर्स्ट कस्टमर बनाया और वो फर्स्ट कस्टमर किस तरीके से प्रोसीड करेगा वन बाय वन। पहले कहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, कब ये कस्टमर मेरा स्टार्ट होता है और कब ये डेड होगा। ठीक है, यानी कि इनिशिएट पॉइंट क्या होगा और उसका डेड पॉइंट क्या होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है के अंदर। ठीक है, सो दीज आर द 8 फॉर्मेट कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इसको अगर हम बात करें कि अब पॉइंट ये आता है, चलो ये सारी चीजें तो कर ली, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट वन इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में? एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन? ये चीजें क्लियर हुई? Yes. है ना? तो क्वेश्चन आपका ये आना था मेरे पास। अगर आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं आ रहा सर। चलो मैं बताता हूँ। आपका पॉइंट ये होता कि चलो ये सारी चीजें तो आपने बता दी। सो व्हाट द स्ट्रैटेजी बिहाइंड ऑल दीज थिंग? ठीक है, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन तो मेरे को पता चल गया क्या क्या चीजें हैं। हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिसके बेसिस पे हमें ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकें, मतलब कैसे हम इन सब चीजों को ले सकते हैं। तो इसमें टोटल है ना, बेसिकली मैंने जो रिसर्च करी थी, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे को 5 कस्टमर सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज मिली थी। ठीक है, हर जगह, मतलब मिली तो बहुत सारी थी, बट ये वो स्ट्रेटजीज जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दीज आर द वेरी कॉमन स्ट्रेटजीज। हर जगह आपको ये 5 स्ट्रेटजी मिलेंगी ही मिलेंगी। हर किसी भी ब्लॉग पे या किसी भी मीडियम वगैरह से आप पढ़ के देखना, तो आपको ये 5 स्ट्रेटजी मिलेगी। द फर्स्ट वन इज डिटरमाइन योर गोल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज व्हाट? आइडेंटिफाई the best way to segment your customer. That is very important. अगर आप सेगमेंटेशन गलत कर रहे हो तो पूरी मार्केट खराब। थर्ड पॉइंट, टारगेट एंड रीच योर कस्टमर सेगमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? revisit your strategy regularly. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज
collect and analyze feedback. These are the 5 कस्टमर सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज. मैं आगे पूरा डिटेल में लिख के आपको दे दूंगा ये सारी चीजें. ये मैंने बस आपको नॉलेज दिया है फॉर द, जैसे एमबीए में हमें नॉलेज दे दिया जाती है कि ये चीजें हैं भाई, ये अच्छा आपको ध्यान रखनी है. बट ये कब काम में आएंगी? जब प्रैक्टिकली हम अप्लाई करें. प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे, बट हमारा तो डैशबोर्ड का काम है, तो हम उस पर ये इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे. बट आपको प्रोडक्ट जो पार्ट है कस्टमर सेगमेंटेशन, उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है. दीज आर द 5 स्ट्रेटेजी जिसके बेसिस पे आप पूरा डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा अपना बनाओगे और अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करोगे. ठीक है. हमेशा वन टाइम में पूरा डैशबोर्ड सही नहीं होता. आपका डैशबोर्ड जाता है आगे, वो वेरीफाई होता है, जो आपके फॉर्मेट है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं. ठीक है. और इनकी जो केपीआईज होती हैं वो कुछ मैट्रिक्स पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उसके बेसिस पे. जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है, सॉरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, प्रोमोटर स्कोर कितना है, फर्स्ट रिप्लाई टाइम कितना है, रिजोल्यूशन टाइम कितना है, टाइम टू रिजोल्यूशन कितना है, ये भी मैं लिख देता हूँ. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट बना के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मेट पे बना दूंगा. तो इस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट रिप्लाई टाइम क्या था. ठीक है. कई बार आपने मेरे साथ में देखा होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो मेरा तुरंत रिप्लाई आ जाता है कभी कभी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एक अच्छा फील होता है किसी भी पर्सन को. मैं अगर तुरंत रिप्लाई कर दूं, सपोज मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, आई एम गिव यू ट्रेनिंग एंड यू आर स्टकिंग समवेयर, लाइक आप किसी पार्ट में फंस गए, आपने बोला सर ये कैसे सॉल्व होगा, और मैंने तुरंत रिप्लाई दे दिया आपको. यू आर वेरी फील कंफर्टेबल, यस यार जल्दी रिप्लाई आता है, वेरी वेरी गुड. दिस इज द पार्ट of the customer segmentation. Second part is what? Resolution. Resolution type. किस टाइप का रिजोल्यूशन है? मतलब मेरे को कॉल आया, मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आया, कस्टमर ने मुझे मेल भेजा, मैंने कॉल लगा दिया, ये सर क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें. व्हाट इज द रिजोल्यूशन टाइप? आपका कैसा टाइप है, कैसे आप उसको रिजोल्व कर रहे हो, उन सारी चीजों. सेकेंड वन इज टाइम टू रिजोल्यूशन. सिंपल सी चीज है, आपने तुरंत सोल्यूशन दिया या बाद में सोल्यूशन दिया. होता था ना कि पहले फोन नंबर्स वगैरह इन सबको पोर्ट वोट कराना, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, हम लोग कॉल करते थे, तो उन लोगों ने कस्टमर सेगमेंटेशन अच्छा किया, लोगों को कस्टमर सपोर्ट अच्छा दिया. बीएसएनएल जैसा सपोर्ट नहीं था. वो बोलते हैं नेट नहीं आ रहा, आप कंप्लेंट कर रहे हो, 24 घंटे में रिजॉल्व कर रहे हैं. एयरटेल को कंप्लेंट करो या जियो को कंप्लेंट करो, 15 मिनट के अंदर आपके लिए इंजीनियर असाइन कर दिया जाता है. बोलते हैं कि सर इतनी देर में आ जाएगा, इतने बजे इंजीनियर आपकी तरफ विजिट करेगा. आया कि नहीं आया उसके लिए भी आपको कॉल करके वो लोग पूछ लेते हैं. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट होता है हमारा एवरेज एजेंट टचेस. ठीक है. मतलब मेरा पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो मैंने हायर कर रखा है उस पर्टिकुलर काम के लिए, वो कितनी बार अपने कस्टमर से विजिट करता है. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस परचेज करूं, एक एजेंट आके आपसे बार बार नहीं पूछेगा सर ऑल इज गुड और नॉट, आपको जरूरत तो नहीं है, आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है. कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दिला दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आपको, आपने कॉल किया सर ये मेरी क्लेम करवानी है, तुरंत आके नेक्स्ट विद इन अ सेकंड वो आपके पास आके खड़ा हो जाता है, ये सर मैं प्रोसेस कराता हूँ, आप अपना नाम बोलो. दिस इज कॉल्ड व्हाट? एजेंट टचेस. एवरेज नंबर रिक्वेस्ट. ठीक है. एवरेज नंबर रिक्वेस्ट क्या हो गया? जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था, मेरा स्कूटर खराब हो गया था, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने हेड ऑफिस फोन करके कंप्लेंट डाल दी, ऑफिशियल कंप्लेंट, जिसको हम ऑफिशियल कंप्लेंट बोलते हैं. ऑफिशियल कंप्लेंट डाल दी तो वो कंप्लेंट ऑन हो गई. तो उसके बेसिस पे जो लोकल बंदा था जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट गई थी, उसके उसमें काउंट हो जाता है, उसका प्रोफाइल खराब होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसका काम होता है कि ये कंप्लेंट कंप्लीटली रिजॉल्व हो या ना हो, ये भी हम लोग देखते हैं. दूसरा, ये इस वर्ड से आप दोनों के दोनों बहुत ज्यादा
फेमिलियर हो गए। एस्केलेशन मैट्रिक्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स का मतलब यस आया कभी पारस चित्रा, एस्केलेशन आया कभी, कभी फेस किया ऐसा मुझे आइडिया नहीं है? नहीं Yes, नहीं पारस सर। नहीं करा, चलो वेरी गुड, कभी फेस भी ना कर रखे, फेस भी ना करना पड़े। एस्केलेशन इज व्हाट कि मैंने कुछ काम किया, ठीक है, मेरे पे आ जाता है कभी कभार, जैसे मैंने कुछ काम किया और अननेसेसरी मैंने बहुत गलत तरीके से वो पर्टिकुलर काम जिस प्रोसीजर के थ्रू होना था वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया एज पर द एमएनसी कंपनीज। एक स्ट्रैटेजिकल एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट होता है, हमें इसी फॉर्मेट में चलना है, हम डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, कुछ भी हमारे पूरे एक टीम पूरा एक सिनारियो होता है, उस प्रोसेस से हमें निकलना पड़ता है। अगर हम कभी डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पर, भले वो सही हो, उस पर भी एस्केलेशन आ जाता है, दैट मीन्स कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस मैट्रिक्स को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि कितने एस्केलेशन इस पर्सन ने लिए, कितने नहीं लिए, कितने कस्टमर्स ने उस पर दिए और कस्टमर्स का इश्यूज क्या था, उन सबको हमें रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट जो हमें इसमें लेना होता है। और दूसरा एक और होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये कस्टमर था डेली 5 बिस्किट के पैकेट खरीद के ले जाता था, फिर उसने ना एक खरीदना स्टार्ट कर दिया, ऐसा क्यों, हमें देखना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट बहुत लगातार बहुत ज्यादा बिक रहा था, फिर उसके बाद वो बिकना कम होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओबी भी बोलते हैं हम लोग इसको। सेकेंड वन इज होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर रेगुलर आता था, जैसे मेरे साथ में होता है कई बार, मैं गुड़गांव में जिस लोकेशन पर रहता हूँ, मेरा डेली का परचेसिंग रहता है उस पर्सन से। सपोज मैं कोई रेगुलर आइटम है डेली परचेस करता हूँ, दूध ब्रेड ये डेली परचेस करता हूँ एक ही पर्सन से, और फिर मैंने एक हफ्ते से परचेस करना बंद कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली वो कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें क्या ऐसा क्या हुआ जिस बेसिस पे हम उसका फॉर्मेट देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है इस पर्टिकुलर कस्टमर से। एक कस्टमर है जो हर महीने 50 हर दिन 50 रुपए का सामान खरीदता है, तो पूरे महीने का एस्टिमेटेड वैल्यू कितना हो गया, ये हम लोग इसमें निकालते हैं, ठीक है। इसके भी कैलकुलेशन मॉडल्स मैं आपको बता दूंगा। पिछले वाले उसमें ना एक गड़बड़ हो गई थी उस डॉक्यूमेंटेशन में, उस डॉक्यूमेंटेशन को रखना, उसके साथ में एक अटैचमेंट और भेज रहा हूँ जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस पर भी मैं वर्कआउट करा दूंगा, वो वाला पार्ट रहेगा। एवरेज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। तो अगर मैं एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करता हूँ, एवरेज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू क्या है उसका, हर साल वो मुझे कितना पैसा देता है एक कस्टमर, तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ARR बोलते हैं हम इसको। तो ये भी हमें इसमें नोट करके रखना होता है, इन सब चीजों पे हम फोकस करते हैं जब हम डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे होते हैं। तो किस टाइप के कस्टमर्स हमारे ARR में आते हैं, उनका उनका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, ये मैंने लिखना भूल गया इसके अंदर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये हमारा एक हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी डैशबोर्ड को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, पॉइंट समझ में आया? यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप लोगों की साइड से? हेलो, कोई डाउट नहीं नहीं है? सर अभी तो नहीं, एक बार क्लास रिकॉर्डिंग देख के फिर देखेंगे। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग डैशबोर्ड भी डिजाइन कर रहे होंगे, तो शायद वो चीजें उसमें हम लोग कवर अप ना करें, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में वो चीजें हो ही ना, तो हम उन सब चीजों को ना ही देख रहे हो और नेग्लिजेंस फॉर्मेट पे जा रही हूँ। बट मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम चीजें कवर अप हो सके, इस टाइप का डेटा मिल जाए, बट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि हमें पता तो सब कुछ होना चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन द डेटा हमें क्या क्या चीजें नीड है वो उन पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। सो
आज इस थ्योरी, इस वीडियो को आप रिवाइज करना, देखना, एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको भेजूंगा, जिसको आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। और जब आप उसको समझना इसलिए जरूरी है, जब आप अपने वर्क को एक्सप्लेन कर रहे होगे फॉर द कस्टमर सेगमेंटेशन टाइप ऑफ कंपनी के लिए, कि उसमें उस टाइप का कुछ पार्ट है, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन में इजी होगा। ओके, वर्क एक्सपीरियंस दिखाने का, ठीक है। ओके, सो इस पे डेटा मैंने एक भेज रखा है, क्या बोलते हैं, पारस ने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। एक और डेटा मैं आपको भेज रहा हूँ, जो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, अब या बताऊं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा डेटा, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस करूंगा उसको। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे डैशबोर्ड पे और डेटा पे। डेटा में क्या क्या चीजें हैं, डेटा की ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालेंगे, देन उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट क्लास विनीत सर आपको बता देंगे, मतलब वो आपको मीटिंग लिंक मिल जाएगा। कोई प्लानिंग तो नहीं है ना कल की और परसों की? सर कल फाइनल है ना? कल, हाँ कल फाइनल है, सॉरी। संडे या फिर मंडे रखेंगे अपन।